आज के लेक्चर में हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और कंटिन्यूटी की आपस में रिलेशन सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम कुछ पुरानी डेफिनेशन रिवाइज करना चाहेंगे। हम कहते हैं कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाए कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई के लिए। अगर कोई फंक्शंस की सीक्वेंस एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दूसरी डेफिनेशन जो हम रिवाइज करने लगे हैं वो लिमिट ऑफ ए फंक्शन की है। अगर एफ हमारे पास ए से आर पे कोई फंक्शन हो जहाँ पे ए आर का सबसेट है, सी ए का लिमिट पॉइंट हो, हम कहते हैं कि x को c के करीब करने पे एफ एक्स एल के करीब हो रहा है, या लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ एक्स एल के इक्वल है अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको एक पॉजिटिव डेल्टा मिल रहा हो कि जब भी आप x लें डोमेन में से वो वाले x जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो तो फिर एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हुआ करता है। ये लिमिट ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन है। और आगे लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशन रिवाइज करने लगे हैं। हम कहते हैं एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करेगी अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाए कि सीक्वेंस की टर्म्स एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो जब भी एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट हो, यानी सीक्वेंस की टर्म्स जो है वो एक्स के करीब हो जाएं, एक्स एन माइनस एक्स के मॉडुलस को आप हर एप्सिलॉन से छोटा कर सकें। और हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो है वो कॉची सीक्वेंस है अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाए कि जब भी आप एम और एन एन नॉट से ग्रेटर इक्वल लें तो एक्स एम माइनस एक्स एन का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आता हो। और हमें ये भी याद है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होती है और हर कॉची सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें मैट्रिक्स स्पेसेस में रियल मैट्रिक्स स्पेस की, तो रियल मैट्रिक्स स्पेस एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। रियल नंबर्स के अंदर जब भी आपको कोई कॉची सीक्वेंस मिल जाए तो वो हमेशा कन्वर्जेंट हुआ करती है। इस बात का हम इस्तेमाल भी किया करते हैं अगर हमने किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना हो, रियल नंबर्स की सीक्वेंस हो, हम उसे कॉची प्रूव कर लें तो वो प्रूव हो जाता है कि वो कन्वर्जेंट भी है। आज भी हम इस बात का इस्तेमाल करेंगे। और बात कर लेते हैं कंटिन्यूटी एट अ लिमिट पॉइंट की। अगर कोई फंक्शन ए से आर पे डिफाइन हो, सी ए का लिमिट पॉइंट हो, तो सी के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होता है इफ़ एंड ओनली इफ सी के ऊपर फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आ। हमने लेक्चर नंबर 29 में एक ऐसे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की एग्जांपल देखी थी जिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में मौजूद हर फंक्शन एफ एन कंटिन्यूस था डोमेन के ऊपर। हमने इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की लिमिट वाला फंक्शन मालूम किया था, पॉइंट वाइज लिमिट वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स। उसका हमारे पास ये आंसर आया था और हमने चेक ये किया था कि ये जो फंक्शन एफ आया है ये डोमेन के 2 पॉइंट्स 1 और -1 पे कंटिन्यूस नहीं है। और हम बेसिकली इंटरेस्टेड इस बात में थे कि अगर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का हर एलिमेंट कंटिन्यूस है तो उसकी लिमिट वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस होना चाहिए। और हमने कहा था जब हम पॉइंट वाइज लिमिट डिफाइन करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की यूनिफॉर्म लिमिट डिफाइन करें तो ऐसी सूरत में अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में मौजूद हर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जिस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी वो भी कंटिन्यूस होगा। और आज हम इसी बात का प्रूफ करेंगे। थ्योरम जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं वो ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एफ एन एक सीक्वेंस है फंक्शंस की जो एक फंक्शन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, ई आर का सबसेट है। और सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो लिमिट पॉइंट है डोमेन का, और सपोज कर लेते हैं कि इस लिमिट पॉइंट के ऊपर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में मौजूद हर फंक्शन की जब आप लिमिट हल करते हैं तो उसका आंसर an आता है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में मौजूद जब f1 की लिमिट t अप्रोचेस टू x सॉल्व करते हैं तो आंसर a1 आता है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में मौजूद जब फंक्शन f2 की लिमिट t अप्रोचेस टू x सॉल्व करते हैं तो आंसर a2 आता है, और सो ऑन। हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बन जाती है an। अगर ऐसा है तो ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स an बन रही है, हमने प्रूव ये करना होगा कि ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, एक बात। और दूसरे हमने ये प्रूफ करना होगा कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट का आंसर है
वो फंक्शन f की t अप्रोचेस टू x वाली लिमिट के इक्वल है। एक बात हमने ये प्रूव करनी है कि ये जो सीक्वेंस है हमारे पास an ये कन्वर्जेंट है, और दूसरी बात ये प्रूव करनी है कि ये जो सीक्वेंस an है इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फंक्शन f की लिमिट t अप्रोचेस टू x के इक्वल है। और ये जो हमने रिजल्ट प्रूव करना है कि सीक्वेंस an की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और फंक्शन f की लिमिट t अप्रोचेस टू x इक्वल हैं, इसी रिजल्ट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट t अप्रोचेस टू x fn t इक्वल है लिमिट t अप्रोचेस टू x लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fn t के। दूसरे अल्फाज में आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने बेसिकली ये प्रूव करना है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn t की पहले लिमिट t अप्रोचेस टू x सॉल्व करें, बाद में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करें, या पहले लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करें और बाद में लिमिट t अप्रोचेस टू x सॉल्व करें, दोनों का आंसर सेम आता है। और इस रिजल्ट को जब हम प्रूव कर लेंगे तो बेसिकली हम ये भी प्रूव कर पाएंगे कि अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में मौजूद हर फंक्शन fn जो है वो कंटिन्यूस है तो उसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट वाली लिमिट वाला फंक्शन f जो है वो भी कंटिन्यूस होगा। वो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट थ्योरम में प्रूफ करेंगे, आसान ही बात है, लेकिन पहले हम इस रिजल्ट को प्रूफ करना चाहते हैं। इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हम तीन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। एक इस बात का कि fn f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, तो fn t माइनस एफ टी के मॉडुलस को हर एप्सिलॉन से लेस किया जा सकता है। दूसरे इस बात का इस्तेमाल करेंगे कि अगर fn f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो ये फिर कॉशी क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को सेटिस्फाई करती है। हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आप एक नेचुरल नंबर n नॉट ढूंढ सकते हैं कि fn x माइनस एफ एम एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है तमाम m और n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट के लिए और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन के लिए। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसने x की बजाय t इस्तेमाल किया है, और कॉमनली जो हम लिमिट पॉइंट के लिए c इस्तेमाल करते हैं उसने c की जगह x इस्तेमाल किया है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, मैं इसको इसी तरह से इसलिए करवा रहा हूँ कि एक तो बुक में इस तरह से लिखा हुआ है और सेकेंडली पास पेपर्स के अंदर जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसी नोटेशन के साथ पूछा गया है। अगर आप आसान करना चाहते हैं अपने लिए तो x को c लिख लें और t को x लिख लें, तो बिल्कुल सेम उसी तरह से चीज़ें हो जाएंगी जैसे आप इससे पहले थ्योरम्स में करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम वेरिएबल x की जगह t यूज़ करेंगे और लिमिट पॉइंट को c की बजाय हमने x कहा है। इन बातों का इस्तेमाल करेंगे हम दो कि fn f को कन्वर्ज कर रही है तो fn माइनस f के मॉडुलस को हर एप्सिलॉन से लेस किया जा सकता है। fn f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया जो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं उसके मुताबिक fn माइनस fm का मॉडुलस हर एप्सिलॉन से लेस किया जा सकता है। और तीसरे इस बात का इस्तेमाल करेंगे कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास an है जिसको हमने कन्वर्जेंट प्रूफ किया है, ये जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही है इस an और उसके डिफरेंस के मॉडुलस को भी हर एप्सिलॉन से लेस किया जा सकता है। इन सारी बातों का इस्तेमाल करने के बाद हम बेसिकली प्रूव ये करेंगे कि एफ टी की जो लिमिट t अप्रोचेस टू x है, यानी हम प्रूव ये करेंगे कि एफ ऑफ टी की लिमिट t अप्रोचेस टू x के केस में वो an की लिमिट के इक्वल है। अगर मैं an की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का नाम a रख लेता हूँ तो हम फाइनली प्रूफ करेंगे कि एफ ऑफ टी माइनस ए का जो मॉडुलस है ये हर एप्सिलॉन से लेस है जब भी आप टी को एक्स के करीब करते हैं। और जब ये रिज़ल्ट हम प्रूफ कर लेंगे तो फिर तो बहुत छोटा सा मामला होगा, हम थोड़ी सी नोटेशंस का इस्तेमाल करके इस रिज़ल्ट को इस तरह से भी लिखेंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे ये तो बाद की बात है, पहले हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इस बात का इस्तेमाल करने लगे हैं कि fn जो है वो f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। किसी भी गिवन एप्सिलॉन के लिए अगर fn f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है ऑन e तो हमें फॉर स्पेशली एप्सिलॉन बाय 3 के लिए एक नेचुरल नंबर n नॉट मिलेगा इस खूबी के साथ कि fn t माइनस एफ टी का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 3 से लेस है। कब? उस वक्त जब कोई भी ऐसा n लें जो n नॉट से ग्रेटर इक्वल है और डोमेन के तमाम पॉइंट्स t के लिए। यहाँ पे हमने स्पेशली एप्सिलॉन बाय 3 का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है कि थोड़ी देर में आपको वाजे होगा, क्योंकि हम फाइनली एफ ऑफ टी माइनस ए के मॉडुलस को एप्सिलॉन से छोटा करना चाहते हैं। यहाँ
ये इनक्वालिटी चूंकि हर एप्सिलॉन के लिए होल्ड कर रही है तो ये इनक्वालिटी हमने एप्सिलॉन बाय 3 के लिए लिखी है। और फाइनली हम एफ ऑफ टी माइनस ए के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो सीक्वेंस ए एन है ये कन्वर्ज कर रही है। हम इसकी कन्वर्जेंस को प्रूफ करेंगे इस तरह से कि हम ये प्रूफ करेंगे कि ये सीक्वेंस ए एन जो है ये कॉशी सीक्वेंस है। अगर ये कॉशी सीक्वेंस है तो रियल नंबर्स की हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हुआ करती है। हम प्रूव कर पाएंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अब इसको कॉशी कैसे प्रूव किया जाए कि ये सीक्वेंस ए एन कॉशी सीक्वेंस है, इसको हम प्रूव करने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉशी क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्ज ऑफ एफ एन। चूँकि एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, सो कॉशी क्राइटेरिया के मुताबिक किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें मिलेगा एक नेचुरल नंबर। इस दफ़ा नेचुरल नंबर का नाम मैंने n1 रख लिया है। किस तरह का होगा नेचुरल नंबर के जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं एफ एन टी माइनस एफ एम टी का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 3 से लेस है। हमने एप्सिलॉन बाय 3 पॉजिटिव नंबर लेते हुए उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर n1 ढूंढ लिया है। ये इनक्वालिटी हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए होल्ड करेगी तो एप्सिलॉन बाय 3 के लिए भी होल्ड करेगी। अलबत्ता जो नेचुरल नंबर मिलेगा इसका नाम हमने n1 रख लिया है। ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी उन तमाम m और n के लिए जो n1 से ग्रेटर और इक्वल हैं और डोमेन के तमाम पॉइंट्स t बिलोंग्स टू a के लिए। प्रूव ये करना चाहते हैं कि जो सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्ज कर रही है और जो सीक्वेंस ए एन है उसकी nth टर्म ए एन किसके इक्वल है, लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स एफ एन ऑफ टी के इक्वल है। ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है हर टी के लिए। तो क्या उन टीज के लिए भी होल्ड करेगी जो टी एक्स के करीब होंगे? जी बिल्कुल, एक्स डोमेन में है। हम जब भी टी एक्स के करीब लेंगे डोमेन में तो उन नंबर्स टी के लिए भी ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी। तो ये इनक्वालिटी चूंकि टी अप्रोचेस टू एक्स के केस में भी होल्ड कर रही है तो हमने इसमें लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स ले ली। और ये जो नई इक्वालिटी बनी है ये उन तमाम एम और एन के लिए है जो n1 से ग्रेटर और इक्वल हैं और चूंकि ऊपर वाली इनक्वालिटी तमाम टी बिलोंग्स टू ई के लिए थी तो ये उन टीज के लिए होल्ड कर रही है जो टीज एक्स के करीब हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स के लिए होल्ड कर रही है। और ये जो लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स एफ एन टी है ये चूंकि ए एन के इक्वल है तो ये वाली टर्म ए एन बन जाएगी, ये वाली टर्म ए एम बन जाएगी। हमारे पास ये इनक्वालिटी बन जाएगी ए एम माइनस ए एन का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 3 से लेस हो गया फॉर ऑल एम एन एन ग्रेटर और इक्वल टू n1। अगर हमने इसको एप्सिलॉन बाय 3 से लेस कर लिया है तो ये किसी भी एप्सिलॉन से लेस किया जा सकता है। और क्या नतीजा निकला, इसका मतलब ये निकला कि जो सीक्वेंस ए एन है वो एक कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है। सीक्वेंस ए एन जो है वो हमारे पास कॉशी सीक्वेंस है और हमें मालूम है कि आर कंप्लीट है, इसके अंदर हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हुआ करती है तो ये सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। एक बात हमने प्रूव कर ली कि जो सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है? अज्यूम कर लेते हैं कि ये सीक्वेंस ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है। अगर ये सीक्वेंस ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है तो किसी भी गिवन एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा। जो नेचुरल नंबर मिलेगा उसका नाम हमने n2 रख लिया है किस खूबी के साथ कि ए एन माइनस ए का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। यहाँ पे हमने ए एन माइनस ए के मॉडुलस को स्पेशली एप्सिलॉन बाय 3 से लेस ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि इसको हर एप्सिलॉन से लेस लिया जा सकता है तो एप्सिलॉन बाय 3 से भी लेस लिया जा सकता है। और एप्सिलॉन बाय 3 से लेस इसलिए लिया है ताकि हम प्रूव कर सकें फाइनली कि एफ ऑफ टी माइनस ए का मॉडुलस जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। फिलहाल ए एन माइनस ए का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 3 से लेस है और किन एन के लिए, उन सारे एन के लिए जो n2 से ग्रेटर और इक्वल हैं। एक इनक्वालिटी हमारे पास बनी है कि एफ एन ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 3 से लेस है। दूसरी बनी है ए एन माइनस ए का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 3 से लेस है। प्रूव करना चाहते हैं कि एफ ऑफ टी माइनस ए का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। इसके लिए हमें इन दोनों इनक्वालिटीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर हम इन दोनों इनक्वालिटीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं और इनमें से एक इनक्वालिटी n नॉट से ग्रेटर और इक्वल टू n के लिए होल्ड कर रही है और दूसरी इनक्वालिटी उन n के लिए होल्ड कर रही है जो n2 से ग्रेटर और इक्वल हैं, तो याद करें कि दोनों इनक्वालिटीज किस तरह के n's के लिए होल्ड करेंगी। बिल्कुल सही याद आ गया आपको। अगर हम n नॉट और n2 में से मैक्सिमम नंबर n स्टार ले लें तो ये दोनों इनक्वालिटीज 1 और 2 उन तमाम n's के लिए होल्ड करेंगी जो n स्टार से ग्रेटर और इक्वल हैं। ये जो थ्योरम में हमें गिवन है कि लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स एफ एन टी ए एन के इक्वल है, ये तमाम n के लिए होल्ड कर रहा है और मैं यहाँ पे स्पेशली इसको n स्टार के लिए लिखने लगा हूँ
चूंकि लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स एफ एन स्टार टी ए एन स्टार के इक्वल है। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिलेगा। यहाँ पे मैं स्पेशली ले रहा हूँ एप्सिलॉन बाय 3। एप्सिलॉन बाय 3 ग्रेटर देन 0 के लिए एक पॉजिटिव डेल्टा मिलेगा। इस तरह का पॉजिटिव डेल्टा मिलेगा कि जब भी हम टी डोमेन में से लेंगे और वो वाले टी लेंगे जिनके लिए टी माइनस एक्स का मॉडुलस डेल्टा से लेस है, तो उन टीज के कॉरस्पॉन्डिंगली फिर एफ एन स्टार टी माइनस ए एन स्टार का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 3 से लेस है। अब मेरे पास बन गई है 3 इनइक्वालिटीज 1, 2 और 3, और मैं इन तीनों की मदद से प्रूव करना चाहता हूँ कि एफ ऑफ टी माइनस ए का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। कैसे? ऐसा करते हैं कि एफ ऑफ टी माइनस ए के मॉडुलस को हल करते हुए एफ ऑफ टी को एज इट इज रखते हैं, एफ एन स्टार टी को माइनस और प्लस कर लेते हैं, ए एन स्टार को प्लस और माइनस कर लेते हैं, माइनस ए को एज इट इज रखते हैं। एफ ऑफ टी माइनस ए का मॉडुलस हमने हल करना है और हमारे पास ये 3 इनइक्वालिटीज़ मौजूद हैं। ऐसा करते हैं कि मॉडुलस के अंदर ये जो मेरे पास 6 टर्म्स हैं, इनमें से 2 टर्म्स का पेयर बना लेते हैं। एफ ऑफ टी माइनस एफ एन स्टार टी को एक टर्म अज्यूम कर लेते हैं, एफ एन स्टार टी माइनस ए एन स्टार को एक टर्म अज्यूम कर लेते हैं और ए एन स्टार माइनस ए को एक टर्म अज्यूम कर लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का कि x प्लस वाई का मॉडुलस लेसर इक्वल हुआ करता है x मॉडुलस प्लस वाई मॉडुलस से। और ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी जो है वो 3 टर्म्स के लिए भी होल्ड करती है। x प्लस वाई प्लस जी का मॉडुलस लेसर इक्वल होगा, किससे लेसर इक्वल होगा? ये लेसर इक्वल होगा x मॉडुलस प्लस वाई मॉडुलस प्लस जी मॉडुलस से। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो मेरे पास एफ ऑफ टी माइनस ए का मॉडुलस है, लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी, राइट साइड जो है मेरे पास ग्रेटर इक्वल हो जाएगी एफ ऑफ टी माइनस एफ एन स्टार टी का मॉडुलस। ये पूरा एक्स ज्यूम कर लिया, ये पूरा वाई ज्यूम कर लिया, तो प्लस एफ एन स्टार टी माइनस ए एन स्टार का मॉडुलस, और इस थर्ड को जी ज्यूम कर लिया तो प्लस ए एन स्टार माइनस ए का मॉडुलस। एफ ऑफ टी माइनस ए का मॉडुलस इन 3 टर्म्स के मॉडुलस के सम से लेसर इक्वल है। इसमें से एफ एन स्टार टी माइनस एफ ऑफ टी का मॉडुलस जो है अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी एप्सिलॉन बाय 3 से लेस है। क्यों? इसमें तो एफ ऑफ एन टी है जबकि यहाँ एफ एन स्टार टी है। दूसरा, इसमें एफ ऑफ एन टी माइनस एफ ऑफ टी है जबकि इसमें एफ ऑफ टी माइनस एफ एन स्टार ऑफ टी है। तो कैसे? ये इनइक्वालिटी हमने कहा होल्ड कर रही है हर उन n के लिए जो n स्टार से ग्रेटर इक्वल है, तो ये इनइक्वालिटी n स्टार के लिए भी होल्ड करेगी। यहाँ n स्टार लिख लें तो होल्ड कर रही है। और मॉडुलस के अंदर a माइनस बी मॉडुलस लिखा जाए या b माइनस a मॉडुलस लिखा जाए, एक ही बात होती है। तो अकॉर्डिंग टू 1 एफ ऑफ टी माइनस एफ एन स्टार ऑफ टी जो है वो एप्सिलॉन बाय 3 से लेस है, और एफ एन स्टार टी माइनस ए एन स्टार जो है ये एप्सिलॉन बाय 3 से लेस है अकॉर्डिंग टू 3, और ए एन स्टार माइनस ए मॉडुलस जो है वो लेस है एप्सिलॉन बाय 3 से अकॉर्डिंग टू 2। तो इसकी जगह ग्रेटर नंबर एप्सिलॉन बाय 3 लिख लेते हैं, इसकी जगह ग्रेटर नंबर एप्सिलॉन बाय 3 लिख लेते हैं, इसकी जगह ग्रेटर नंबर एप्सिलॉन बाय 3 लिख लेते हैं। तो 1, 2 और 3 का इस्तेमाल करके एफ ऑफ टी माइनस ए का मॉडुलस लेस हो गया एप्सिलॉन बाय 3 प्लस एप्सिलॉन बाय 3 प्लस एप्सिलॉन बाय 3 से, और इन तीनों को ऐड करें तो ये लेस हो गया एप्सिलॉन से। किन टीज के लिए हुआ है? यहाँ पे जो हमारे पास इनइक्वालिटी नंबर 3 है वो उन टीज के लिए होल्ड कर रही है जो डोमेन में से हैं और जिनके लिए टी माइनस एक्स का मॉडुलस डेल्टा से लेस है। तो बेसिकली ये इनइक्वालिटी भी उन तमाम टीज के लिए बनी है जो डोमेन में से हैं और जिनके लिए टी माइनस एक्स का मॉडुलस डेल्टा से लेस है। और क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ कि लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स एफ ऑफ टी जो है वो ए के इक्वल है। हम प्रूव कर चुके हैं कि लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स एफ ऑफ टी ए के इक्वल है। हमने प्रूफ क्या करना था? हमने एक बात तो ये प्रूफ करनी थी कि लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स एफ ऑफ टी जो है वो इक्वल है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन के। हमने ये जो रिजल्ट प्रूफ किया है कि लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स एफ ऑफ टी इक्वल है ए के, इसमें याद रहे हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि जो ए एन की लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है वो ए है। तो यहाँ पे ए की जगह आप लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन लिख सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन लिख लें और इसको लेफ्ट की बजाय राइट पर लिख लें तो लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स एफ ऑफ टी इक्वल आ गया लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन के। एक रिजल्ट हम यही प्रूफ करना चाहते थे। और दूसरा रिजल्ट जो हमने प्रूफ करना है वो ये है। इस रिजल्ट से ये वाला रिजल्ट
कैसे बनाएं? सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें a की जगह लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an लिख लेते हैं और लेफ़्ट साइड पे जो लिमिट t अप्रोचेस टू x है वो तो एज इट इज़ होगा, और जो f ऑफ t है, चूँकि f ऑफ t जो है fn की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के इक्वल है, तो f ऑफ t की जगह लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fn t लिख लेते हैं। तो ये जो रिज़ल्ट हम प्रूफ करना चाहते हैं, इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास इस वक्त लेफ्ट हैंड साइड पे बन गई है कि लिमिट t अप्रोचेस टू x और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fn ऑफ t बन गया है। और राइट साइड पे ये जो an है, इस an की जगह हम क्या लिखें? इस an की जगह हमें जो थ्योरम के अंदर गिवन था कि an इक्वल है लिमिट t अप्रोचेस टू x fn t के, वो लिख लेते हैं। तो an की जगह जब हम लिखेंगे लिमिट t अप्रोचेस टू x fn ऑफ t, तो हमारे पास राइट साइड बन जाएगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की जगह लिमिट t अप्रोचेस टू x fn ऑफ t के, और लेफ़्ट साइड ये आ गई। और यही वो रिज़ल्ट है जो हम बनाना चाहते थे, जिसमें हमने बेसिकली ये प्रूफ किया है कि fn ऑफ t की पहले लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करें और बाद में लिमिट t अप्रोचेस टू x सॉल्व करें, या पहले fn ऑफ t की लिमिट t अप्रोचेस टू x सॉल्व करें और बाद में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करें, दोनों सेम बात होती है। इस थ्योरम के अंदर जो उसने दो डिमांड्स की थी, वो दोनों डिमांड्स हमने प्रूफ कर ली हैं। अब इसकी मदद से हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट थ्योरम, और वो थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास fn एक सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस है, यानी इस सीक्वेंस में मौजूद हर फंक्शन कंटिन्यूस है, और अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn जो है वो f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, तो ऐसी सूरत में जो फंक्शन f है ये भी कंटिन्यूस होगा। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में हर फंक्शन fn कंटिन्यूस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, f को हमने कंटिन्यूस प्रूफ करना है। और ये कंटिन्यूटी हम सिर्फ लिमिट पॉइंट्स पर प्रूफ करेंगे। क्यों भला? क्योंकि हमें याद है कि लिमिट पॉइंट्स के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स डोमेन के जो हैं, जो लिमिट नहीं होते, वो आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं, और आइसोलेटेड पॉइंट्स पे तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस ही होता है, उसको कंटिन्यूस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। और लिमिट पॉइंट पे कंटिन्यूटी हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए हमने लेक्चर के स्टार्ट में रिवाइज़ किया था कि अगर कोई फंक्शन f है और c डोमेन का कोई लिमिट पॉइंट है, तो फंक्शन f c पर कंटिन्यूस होगा इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट t अप्रोचेस टू c f ऑफ c के इक्वल आ जाए। तो अगर हमने f को लिमिट पॉइंट पे कंटिन्यूस प्रूफ करना है, तो बेसिकली हमने प्रूफ करना है कि किसी भी डोमेन के लिमिट पॉइंट c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट सेम है। और हमें गिवन है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में मौजूद हर फंक्शन fn जो है वो कंटिन्यूस है। अगर हर फंक्शन fn कंटिन्यूस है, तो किसी भी फंक्शन fn के लिए जो हमारे पास लिमिट है t अप्रोचेस टू c, वो फंक्शन की वैल्यू fn ऑफ c के इक्वल है। ये रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है हमारे पास n की हर वैल्यू 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक के लिए, और हमने इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल करके प्रूव ये करना है कि फंक्शन f की c पर लिमिट और वैल्यू सेम है। और अभी हमने प्रीवियस थ्योरम में प्रूव ये किया है कि अगर कोई फंक्शन fn जो है वो f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे, तो इसकी किसी भी लिमिट पॉइंट c के ऊपर पहले fn t की लिमिट t अप्रोचेस टू c, बाद में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सॉल्व करें, या पहले fn ऑफ t की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और बाद में लिमिट t अप्रोचेस टू c सॉल्व करें, सेम आते हैं। इसी रिज़ल्ट का इस्तेमाल करके और इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल करके हम प्रूफ करेंगे कि किसी भी लिमिट पॉइंट c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट सेम है, यानी फंक्शन कंटिन्यूस है। और अगर लिमिट पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो फंक्शन डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, यानी पूरी की पूरी डोमेन पे कंटिन्यूस है। चूँकि अब हमने ये रिज़ल्ट लिमिट पॉइंट पे प्रूफ करना है, तो लेट कर लिया कि c जो है वो डोमेन का कोई लिमिट, चूँकि फंक्शन fn f को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है e के ऊपर, और c जो है वो उसका लिमिट पॉइंट है, तो प्रीवियस थ्योरम के मुताबिक fn ऑफ t की लिमिट पहले t अप्रोचेस टू c, बाद में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या पहले लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और बाद में लिमिट t अप्रोचेस टू c, ये दोनों सेम है। मेरे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn है वो f को कन्वर्ज कर रही है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fn ऑफ t f ऑफ t के इक्वल है। तो यहाँ पे 1 में लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी fn ऑफ t की जगह हम f ऑफ t लिख रहे हैं। तो हमारे पास राइट साइड पे इस सारे की जगह f ऑफ t आ गया और लिमिट t अप्रोचेस टू c आ गया। लेफ्ट साइड पे हमारे पास इस वक्त लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और लिमिट t अप्रोचेस टू c fn ऑफ t है। राइट साइड पे मेरे पास
फंक्शन एफ की सी पर लिमिट आ गई, अगर लेफ्ट साइड पे मेरे पास फंक्शन एफ की सी पर वैल्यू बन जाए तो रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे चूँकि एफ एन जो है वो कंटिन्यूस है ई पे, तो ये ई के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है, ये ई के लिमिट पॉइंट सी पर भी कंटिन्यूस है, और इस सी के ऊपर हर एफ एन टी की लिमिट टी अप्रोचेस टू सी एफ एन ऑफ सी यानी एफ एन की वैल्यू के इक्वल है। तो लेफ्ट साइड पे ये जो लिमिट टी अप्रोचेस टू सी एफ एन ऑफ टी है, इसकी जगह एफ एन ऑफ सी लिख रहे हैं, और बाकी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ सी आ गया हमारे पास। राइट साइड पे लिमिट टी अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ टी है, और चूंकि एफ एन जो है मेरे पास एफ को कन्वर्ज कर रहा है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में, तो यहाँ पे ये जो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ सी है, इसकी जगह बाय 2 मेरे पास एफ ऑफ सी आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे मेरे पास बाय 2 एफ ऑफ सी बन गया। लेफ्ट साइड पे फंक्शन की वैल्यू आ गई एफ की, राइट साइड पे फंक्शन एफ की लिमिट टी अप्रोचेस टू सी आ गए, सी पे फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आ गए। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि फंक्शन एफ जो है वो सी पर कंटिन्यूस है। सी हमने डोमेन का लिमिट पॉइंट लिया था, कौन सा? कोई ख़ास नहीं, जनरली। इसका मतलब है जब भी डोमेन का कोई सा भी लिमिट पॉइंट लेंगे फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाएगा, और आइसोलेटेड पॉइंट पे तो खुद ही कंटिन्यूस हुआ करता है, उसको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसका मतलब है फंक्शन एफ जो है वो पूरी की पूरी डोमेन पे कंटिन्यूस हो गया। तो अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एफ एन जिसमें मौजूद हर फंक्शन कंटिन्यूस हो, वो फंक्शन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही हो, तो फिर फंक्शन एफ भी कंटिन्यूस हुआ करता है। ये बात हमने प्रूव कर ली है। अगर पेपर में यही थ्योरम आ जाए 10 मार्क्स का, तो फिर ये जो रिज़ल्ट 1 हमने डायरेक्ट यूज़ किया है, इसको इस्तेमाल करने के बजाय आप पहले इस रिज़ल्ट को प्रूव करेंगे और फिर इसका इस्तेमाल करते हुए हम ये वाला थ्योरम प्रूव करेंगे कि फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूस है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें आने वाले दिनों में सीखेंगे।